तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांग युआन शाओलिंग के बिहाफ में थंडर ट्रिबुलेशन को फेस करता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। यहाँ पर लूजिया भी शाओलिंग को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी, क्योंकि प्रिंसेस यांग उसे मारना चाहती है। साथ ही चांग युआन की मुलाकात उसके 2 फॉर्म से हो गई, जो कि उसे डेड स्टार सी के बारे में बता देते हैं। ये स्टार सी एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस था और इसकी इंफॉर्मेशन बस चांग युआन के मास्टर के पास थी। तो अब चांग युआन अपने मास्टर को ढूंढना चाहता है ताकि वो इस मिस्ट्री को रिजॉल्व कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर प्रिंसेस यांग चांग युआन को देखने आई थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए चांग युआन को चेक करने वाली थी कि तभी चांग युआन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। साथ ही होश में आते ही चांग युआन ने प्रिंसेस यांग का नाम लिया, जो सुनते ही वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई। उससे पूछ रही थी कि होश में आते ही तुमने मेरा नाम पुकारने की जरूरत कैसे की? मेरे ख्याल से अभी भी तुम्हें थोड़ी नींद की जरूरत है। उसकी आवाज सुनते ही चांग युआन अपनी आंखें खोल लेता है और प्रिंसेस यांग को अपने इतने करीब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। इसीलिए वो शियांग को दूर पुश करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। शियांग उससे कह रही थी कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उस थंडर ट्रिबुलेशन में तुम सरवाइव कैसे कर पाए। जिस पर चांग युआन बता रहा था कि मुझे तो लगा था मैं मारा जाऊंगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं जिंदा बच गया। यहाँ पर शियांग उससे कहती है कि तुम्हारी टैक्टिक काफी ज्यादा अमेजिंग थी। तुमने थंडर ट्रिबुलेशन से ओवरकम करते हुए अपनी जूनियर की बॉडी में मौजूद डिमोनिक एनर्जी को भी सप्रेस कर दिया। अगर सच बताओ तो तुम मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। जिसके बाद वो अपनी झूठी चाय चांग युआन को सर्व करती है। यहाँ पर चांग युआन शाओलिंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, तो प्रिंसेस उसे बताने लगी कि तुम शाओलिंग की फिक्र मत करो, लूजिया उसका ख्याल रख रही। जो सुनते साथ ही चांग युआन थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। शियांग कहने लगी कि मुझे लूजिया ने बताया था कि वो तुम्हें और तुम्हारी जूनियर शाओलिंग को अपना डिसाइपल बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने उसका डिसाइपल बनने से मना किया। क्या तुम इसके पीछे की वजह मुझे बता सकते हो? जिस पर चांग युआन कह रहा था कि किसी को अपना मास्टर बनाना कोई आसान काम नहीं होता, हमें उस पर्सन के सामने अपना पूरा डेडिकेशन देना पड़ता, और इसीलिए मैं ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता। और वैसे भी मैं बुरी तरह से घायल हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करेगा। जिस पर शियांग कह रही थी कि तुम तो रहने ही दो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो। बस मसला तो ये है कि तुम अपनी पावर शो करने से हेजिटेट करते हो। वैसे तुमने डीमन सीड को सप्रेस करते हुए हमारी जाओ स्टेट को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए अब तुम हमारी सिटी के हीरो बन चुके हो, इसलिए तुम जो चाहे वो रिवॉर्ड मुझसे मांग सकते हो। लेकिन चांग युआन ने इसके लिए मना कर दिया। हालांकि शियांग कह रही थी ना, रिवॉर्ड तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा वरना लोग मुझे ताने मारेंगे। तो बताओ तुम्हें गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए या कोई सीक्रेट टेक्निक? जिस पर चांग युआन ने उसे ऐसी बात बोल दी कि प्रिंसेस शियांग के होश ही उड़ गए। उससे कह रहा था कि रिवॉर्ड के तौर पर मुझे तुम चाहिए। जो सुनकर तो प्रिंसेस शियांग को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। जिसके बाद तुरंत ही चांग युआन के करीब जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। वो कह रही थी कि चलो अगर दम है तो मुझे क्लेम करो। हालांकि चांग युआन तो उसके पास आते ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। शियांग उससे कहने लगी कि तुम तो अपनी जूनियर शाओलिंग के सामने काफी अच्छे बंदे बनते हो, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारे दिल में तो चोर है। जो सुनते साथ ही चांग युआन नाराज हो गया। वो कह रहा था कि मैं हमेशा दूसरों के साथ सिंसियरली ही बिहेव करता हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग की हरकतें देखकर अब चांग युआन को उससे ही डर लगने लगा। वहीं पर शियांग कह रही थी घबराओ मत, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली क्योंकि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। जो सुनते ही चांग युआन थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया और तुरंत ही शियांग से उसके फियांसे के बारे में पूछने लगा। मगर शियांग कह रही थी ना, मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती, ये एंगेजमेंट तो मेरी माँ ने फिक्स की थी। यहाँ पर चांग युआन को अपनी पास्ट की बातें याद आने लगी। उसे भी एक रिश्ता आया था, लेकिन चांग युआन ने उस लड़की के बारे में जाने बिना ही उसे ठुकरा दिया। अब यहाँ पर चांग युआन प्रिंसेस से कह रहा था कि इस खबर को सुनकर तो कईयों के दिल टूट जाएंगे। अभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी शाओलिंग वहाँ पर आ जाती है। उसने तो चांग युआन को होश में आता हुआ देखकर प्रिंसेस शियांग को धक्का मारती हुई सीधे उसके गले लग गई। यहाँ पर शियांग भी कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो चांग युआन को अपने बर्थडे की दावत में इनवाइट करते हुए वहाँ से चली गई। इधर शाओलिंग रोते हुए अपने सीनियर से माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि मेरी ही वजह से आप मरने वाले थे। जिस पर चांग युआन कह रहा था कि तुम मेरी जूनियर हो, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। अब तुम ही बताओ मैं
अपनी जूनियर को डीमन बनते हुए कैसे देख सकता था। जो सुनते साथ ही शाओलिंग ने कस के उसे अपने गले लगा लिया और ये सब देखकर प्रिंसेस शियांग को भी जेलसी हो रही थी। यहाँ पर चांगयान शाओलिंग को बताता है कि वो डीमन सीड अभी भी तुम्हारी बॉडी में मौजूद है, इसीलिए तुम्हें हमेशा केयरफुल रहना होगा, वरना वो डीमन सीड दोबारा से तुम्हारी बॉडी को पजेस कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लूजिया को देख पाते हैं, जो कि अपनी इंटरनल इंजुरीज को हील करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इसमें लगातार फेल होने लगी क्योंकि फॉक्स डीमन ने दी हुई इंजुरीज काफी ज्यादा ग्रेव थी। साथ ही उसे याद आता है कि चांगयान ने ही पिछली बार उसे हील किया था, तो शायद इस बार भी वही उसकी मदद कर पाएगा। उतने में ही लूजिया को प्रिंसेस शियांग का इन्विटेशन मिला। दरअसल प्रिंसेस शियांग ने अपनी जन्मदिन की दावत में उसे भी इन्वाइट किया था। इतना ही नहीं, प्रिंसेस शियांग ने अपनी दोस्त तांग्योन और उसके हस्बैंड को भी इस दावत में इन्वाइट किया। वेल, ये बंदा पहले स्टेट का एम्परर था, लेकिन शियांग ने फिर उससे उसकी गद्दी छीन ली। अब अगले दिन हमें इंपीरियल हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे मेहमान इस दावत को अटेंड करने पहुंच चुके हैं। साथ ही हम प्रिंसेस शियांग का रॉयल कॉस्ट्यूम भी देख पाते, जो कि उस पर काफी ज्यादा जच रहा था। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग अपने साथ चांगयान, लूजिया और शाओलिंग को भी लेकर आई थी। चांगयान को देखकर तो कई सारे लोग सरप्राइज्ड हो गए कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो प्रिंसेस शियांग ने बता दी थी कि इन तीनों ने फॉक्स डीमन को सप्रेस करके इस टाउन को बचाने में मेरी मदद की है, इसलिए आज ये तीनों हमारे ऑनरेबल गेस्ट होंगे। साथ ही प्रिंसेस ने ये भी अनाउंस किया कि जिन और राओ स्टेट हमारे जाओ स्टेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी मदर को टारगेट करते हुए उन्हें खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पैलेस के अंडरग्राउंड में मौजूद फॉक्स डीमन को भी आजाद कर दिया था और फिर रेड परिंदे के साथ मिलकर उस फॉक्स डीमन ने हमारे शहर में तबाही मचा दी। मगर ये तो अच्छा हुआ कि लूजिया और चांगयान ने मेरी मदद की। इन दोनों के बगैर तो मैं कभी उस फॉक्स डीमन को हरा नहीं सकती थी। उतने में ही कमांडर सॉन्ग उस रेड परिंदे के बारे में पूछने लगा, तो प्रिंसेस शियांग बताती है कि उस परिंदे को हमने इंपीरियल सिटी से बैनिश कर दिया है। जो सुनते साथ ही पुराना एम्परर तुरंत ही शियांग के सामने अपना सिर झुकाने लगा। वो प्रिंसेस शियांग से कह रहा था कि आप काफी ज्यादा वाइज और पावरफुल हो, आपने ही हमारे जाओ स्टेट को बचा लिया। जिस पर प्रिंसेस शियांग कह रही थी कि इस क्रेडिट की हकदार मैं नहीं बल्कि मेरी मदर है, मैंने वही किया जो उन्होंने मुझे सिखाया था, उन्हीं की वजह से जाओ स्टेट अभी भी एग्जिस्ट करता, वरना ये शहर तो कब का मिट्टी में मिल जाता। उतने में ही कमांडर सॉन्ग सामने आकर कहने लगा कि हमारी एम्प्रेस शिनजी काफी ज्यादा बहादुर थी, मगर कुछ बेवकूफ लोगों ने उनके खिलाफ फैलाए रूमर्स पर यकीन कर लिया और उन्हीं लोगों की वजह से आज महारानी शिनजी हमारे दरमियान मौजूद नहीं, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक है। यहाँ पर कमांडर सॉन्ग ने सीधे पुराने एम्पर पर ही ताना कसा था। सॉन्ग की बातों पर शियांग जवाब देते हुए कहने लगे कि मुझे लगता है कि उन लोगों को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, तभी जाकर मेरी मदर की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनते साथ ही एम्परर अपना सिर पटक पटक कर शियांग से माफी मांगने लगा। इधर शाओलिंग चांगयान को बता रही थी कि बंदी तो काफी ज्यादा चालाक निकली, इसी ने फॉक्स डीमन को रिहा किया था, लेकिन इसका इल्जाम लगा दिया जिन और राओ स्टेट पर। अगर सच बताओ तो ये कई सारे मामलों में बिल्कुल आपके जैसी है, मुझे तो लगता है कि आप दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तो चांगयान शाओलिंग से कह रहा था कि प्लीज अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हारी बातें किसी ने सुन ली ना तो ये लोग हमें धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। जिस पर शाओलिंग कह रही थी कि मैं कोई गलत बात नहीं बोल रही, जरा देखो प्रिंसेस अभी भी आपको ही घूर रही है। तभी चांगयान ने देखा कि वाकई प्रिंसेस शियांग उसे चीयर्स कर रही थी, तो वो भी अपना सिर झुकाते हुए अपनी रिस्पेक्ट पेश करता है। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग अपने सभी मेहमानों को बता देती है कि मेरा रिश्ता बचपन में ही फिक्स हुआ था, भले ही मैं उस बंदे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो टाविस टेम्पल का सबसे आखिरी डिसाइपल था। जो सुनते साथ ही चांगयान के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वही टाविस टेम्पल का आखिरी डिसाइपल है। इधर प्रिंसेस शियांग बताने लगी कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं उस बंदे से कभी मिल पाऊंगी, लेकिन फिर चांगयान मेरे सामने अपीयर्ड हुआ। यही सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर चांगयान प्रिंसेस शियांग को बता रहा था कि जरूर से आपको कोई गलतफहमी हुई, मैं वो बंदा हो ही नहीं सकता। जिस पर शियांग कहने लगी कि तुम्हारी बातें, तुम्हारी एबिलिटीज और तुम्हारी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इतना ही नहीं, तुमने हमेशा परफेक्ट टाइम पर एंट्री मारी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा अंदाजा गलत था। और वैसे भी मुझे मेरी मदर ने बताया था कि जो भी मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होके रहेगा। जिस पर चांगयान कहने लगा कि हाँ, आपकी मदर एम्प्रेस शिनजी काफी ज्यादा महान थी, लेकिन भला वो मेरे जैसे बंदे को आपके लिए क्यों चुनेगी। यहाँ पर शाओलिंग चांगयान को धीरे से बता रही थी कि प्लीज अब और कुछ मत बोलना, वरना ये बंदी आपका जीना हराम कर देगी। इधर प्रिंसेस शियांग चांगयान से कह रही थी कि तुमने डीमन सीड को सप्रेस कर दिया, साथ ही साथ थंडर ट्रिबुलेशन से भी ओवरकम कर लिया। एक ऐसा ट्रिबुलेशन था जिसमें पावरफुल से पावरफुल लोग भी फेल हो
जाते, मगर तुमने उसे काफी अच्छे से हैंडल किया। इसलिए बताओ, तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे फियांसे नहीं? क्या तुमने इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा भी है? अब चांग युआन उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को देख के ही थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, क्योंकि बचपन में उसे ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया था जिसे पढ़ने से पहले ही चांग युआन ने शादी के लिए मना कर दिया था। इसलिए वो प्रिंसेस शियांग से रिक्वेस्ट करता है कि क्या प्लीज आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखा सकती हो। जो सुनकर प्रिंसेस शियांग को हंसी आ रही थी, जिसके बाद वो चांग युआन के पास जाकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हारे काफी सारे सीक्रेट्स हैं, भले इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारा नाम हो या किसी और का हो, मैं सिर्फ इस पन्ने को देखकर शादी नहीं करने वाली। ये सब सुनकर चांग युआन को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। साथ ही प्रिंसेस शियांग दिल ही दिल में कहने लगी कि ये लो, मैंने सबके सामने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन देख पाऊंगी, लेकिन तुम तो बहुत ही शांत हो। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग चांग युआन को ट्रिगर करना चाहती थी, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से फेल हो गई। उतने में ही चांग युआन प्रिंसेस शियांग से कहता है कि क्या मैं बस एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट को देख सकता हूँ? तो प्रिंसेस शियांग उसके हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट थमाने वाली थी, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर उसने अपना इरादा बदल दिया। उससे कहने लगी कि अभी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर मेरी मदर ने तुम्हें मेरे लिए चुना था तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम में ऐसी कौन सी खास बात थी जो कि मेरी मदर को तुम इतनी ज्यादा पसंद आए। यहाँ पर चांग युआन उससे पूछ रहा था कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हो? एक तरफ आप ये बोल रही हो कि आपको मुझसे शादी नहीं करनी, और वही दूसरी तरफ आपको मेरी एबिलिटीज के बारे में जानना है। इसलिए आप एक काम कीजिए, मुझे क्लियरली बता दीजिए कि आपको मुझसे क्या चाहिए। तो प्रिंसेस शियांग ने भी बिना हेजिटेट किए जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहती हूँ। अब ये सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए, मगर चांग युआन को प्रिंसेस शियांग के साथ फाइट करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार मान ली। उसके तेवर देखकर प्रिंसेस शियांग उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कह रही थी कि मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, मुकाबला शुरू होने से पहले ही तुम हार नहीं मान सकते। जिस पर चांग युआन कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन फिलहाल मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ जो आपके साथ फाइट कर पाऊँ। थंडर ट्रिब्यूलेशन के वक्त में बुरी तरह से घायल हो गया था, और ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद अपने हाथों से मुझे हील किया है। और साथ ही अगर इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर मेरा नाम लिखा है तो मैं खुद इस एंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहूंगा। ये सारी बातें सुनकर तो प्रिंसेस शियांग की तो मानो खून में ही आग लग गई थी। वो कह रही थी कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अब मेरे लिए भी कोई मायने नहीं रखता, मैं तो बस तुम्हें पीटना चाहती हूँ। साथ ही यहाँ पर शियांग ने अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जो देखकर हॉल में आए सभी मेहमान डर के मारे खड़े हो गए। इतना ही नहीं, प्रिंसेस शियांग को गुस्सा दिलाने की वजह से उसके सिपाही भी वहाँ पर पहुंच चुके थे, जो देखकर शाओलिंग को भी प्रिंसेस पर गुस्सा आने लगा, मगर चांग युआन उसे शांत रहने का इशारा कर देता है। यहाँ पर चांग युआन शियांग को बताने लगा कि जब मैं छोटा था तब मुझे भी ऐसा ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया। मैं अक्सर सोचा करता था कि पता नहीं मेरी फ्यूचर वाइफ कैसी होगी। ये सब सुनकर प्रिंसेस शियांग को भी थोड़ा सा शॉक लग गया। अभी तक तो बस उसे डाउट था कि चांग युआन उसका फियांसे हो सकता है, मगर अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था। साथ ही चांग युआन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट पर इनग्रेव किए कैरेक्टर्स के बारे में भी बता दिया, जिससे ये बात कंफर्म हो गई कि चांग युआन ही प्रिंसेस शियांग का फियांसे था। इधर चांग युआन को पुरानी बातें याद करने से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वहीं पर शियांग उससे एक आखिरी बार पूछने लगी कि क्या वाकई तुम मेरे साथ एंगेजमेंट ब्रेक करना चाहते हो, जिस पर चांग युआन ने हाँ में जवाब दिया। और ये सुनकर तो लुजिया और शाओलिंग काफी ज्यादा हैरान हो गई। उसने खुद प्रिंसेस शियांग को रिजेक्ट किया था। हालांकि प्रिंसेस शियांग अपनी मदर की इच्छा को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चांग युआन को एक आखिरी मौका देती है। वो उससे कहती है कि तुम अभी तक कल्टीवेशन की प्रोफाउंड रेल्म तक भी नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी मेरी मदर ने तुम्हें मेरे लिए सिलेक्ट किया था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे चलकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। इसलिए मैं तुम्हें 5 सालों का वक्त देना चाहती हूँ। 5 सालों के बाद ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर मेरे पास आ जाना। उस वक्त हम दोनों के दरमियान एक बैटल होगी। अगर उसमें तुम मुझे हरा पाए तो फिर इस एंगेजमेंट को ब्रेक करना है या कंटिन्यू रखना है, इसका फैसला तुम करोगे। और अगर गलती से मैं जीती तो फिर हमारी शादी होगी या नहीं होगी, इसका फैसला मैं करूंगी। उतने में ही चांग युआन उससे कहता है कि 5 साल काफी लंबा वक्त होता है, मुझे बस 3 सालों का वक्त दो। 3 सालों के बाद मैं यहाँ पर इंपीरियल सिटी में तुमसे मिलने आऊंगा। तो प्रिंसेस शियांग ने तुरंत ही उसकी ये डील एक्सेप्ट कर ली। वो कह रही थी कि 3 सालों तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस तब तक इतने काबिल बन जाना कि तुम मेरे सामने टिक पाओ। यहाँ पर शाओलिंग को तो यकीन
यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सीनियर प्रिंसेस यांग का फियांसे है। इधर लूजिया कह रही थी कि ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच है, इनफैक्ट इनके तेवर भी मिलते जुलते हैं। अब ये लोग पार्टी को एंजॉय कर पाए इससे पहले वहाँ पर पुराने विजर्ड का डिसाइपल पहुँच गया। वेल इसका नाम क्यू था और तुरंत ही शियांग के सामने नील करते हुए कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी मदर के खिलाफ साजिश की, लेकिन अब मैं मेरी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। दरअसल आपने मेरे मास्टर और फॉक्स डीमन को खत्म कर दिया था, लेकिन फॉक्स डीमन का अभी भी एक ट्रेस रेड परिंदे के अंदर है और वो मुझे बता रहा था कि वो इस जाओ स्टेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसका मुकाबला कीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई और उसे मार नहीं सकता। ये सब सुनते साथ ही लूजिया तुरंत ही फाइट के लिए तैयार हो गई। वहीं पर प्रिंसेस यांग उस बंदे से पूछ रही थी कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो क्यू उसे बताता है कि दरअसल वो परिंदा खुद मुझसे मिलने आया था। उसे लग रहा था कि मैं आपके खिलाफ और अभी भी मेरे मास्टर का बदला लेना चाहता, इसलिए उसने मुझे अपनी सारी प्लानिंग बता दी। अब इससे पहले कि ये लोग आगे कुछ डिस्कस कर पाए, इंपीरियल हॉल बुरी तरह से शेक होने लगा। दरअसल वो रेड परिंदा वहाँ पर पहुँच चुका था। वो रेड परिंदा उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हें अपना समझकर सारी प्लानिंग बताई और तुमने तो 2-3 घंटों में ही मुझे धोखा दे दिया। अब अगर मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं किए तो मेरा नाम बदल देना। उसकी आवाज सुनते साथ ही क्यू काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि प्लीज मुझे कोई बचा लीजिए, वो परिंदा मुझे मार देगा। जो सुनते साथ ही लूजिया इंपीरियल हॉल से बाहर आकर तुरंत ही उस परिंदे पर अटैक कर देती है, मगर उसने पीछे की तरफ बेंड होते हुए लूजिया के अटैक को डॉज कर दिया। वो परिंदा उससे कह रहा था कि मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता और ना ही तुम मेरी अपोनेंट हो, जल्दी से जाकर उस प्रिंसेस को यहाँ भेजो। मगर लूजिया ने अपनी सोड एनर्जी का यूज करते हुए तुरंत ही उस परिंदे पर अटैक करना शुरू कर दिए। हाँ ये बात और थी कि उस पर लूजिया के हमलों का ज्यादा असर नहीं होता। साथ ही वो परिंदा प्रिंसेस यांग से कहने लगा कि तेरी मदर के बिना तो कुछ भी नहीं, अगर तुझमें जरा भी दम है तो यहाँ बाहर आकर मेरा मुकाबला कर। उसकी बातें सुनकर प्रिंसेस यांग काफी ज्यादा भड़क गई थी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी रेड अम्ब्रेला उठाकर वहाँ से जाने लगती है। हालांकि चांग युआन ने उसे रोक लिया। तो प्रिंसेस यांग उसे गुस्से में पूछने लगी कि तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, मुझे अभी जाकर उस परिंदे को जवाब देना है। जिस पर चांग युआन जवाब देते हुए कहने लगा कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही। जैसा कि तुम्हें पता है रेड परिंदे का कल्टीवेशन इतना हाई नहीं कि वो लूजिया का मुकाबला कर पाए। साथ ही साथ पिछली बार हुई बैटल में वो बुरी तरह से घायल हो गया था, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि वो लूजिया का मुकाबला कर पाए। लेकिन फिर भी वो यहाँ आकर तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा, वो जानबूझकर तुम्हें हॉल से बाहर बुला रहा। इसका सीधा मतलब ये होगा कि वो परिंदा हमें फंसाना चाहता है, जरूर से उसका कोई दूसरा ही मोटिव होगा। यहाँ पर शाओलिंग काफी केयरफुली इन दोनों की बातें सुन रही थी और उतने में ये लोग देखते हैं कि क्यू जो कि मासूम बनकर इनके पास आया था असल में वही एक विलन है। वो इन लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका था। जो देखते साथ ही प्रिंसेस यांग सीधे उसकी तरफ रवाना हो गई। यहाँ पर क्यू ने निशाना लगाया था शाओलिंग पर, तो चांग युआन और तांग युन तुरंत ही शाओलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगे। इधर उस बंदे ने जैसे ही अपना एरो रिलीज किया तब तक प्रिंसेस यांग की रेड अम्ब्रेला उसके आर पार धस चुकी थी। वही दूसरी तरफ चांग युआन बड़ी ही तेजी के साथ जाकर शाओलिंग को साइड में ले जा चुका था, जिसके चलते वो एरो सामने वाले पिलर पर जाकर हिट हो जाता है। हालांकि उस एरो पर लगी हुई वेसल में ब्लड रखा गया था, जो कि उस एरो की हिट होते ही अपने आप ब्रेक हो गई। वेल यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब देखकर वहाँ मौजूद सारे गेस्ट भाग निकले। वही दूसरी तरफ चांग युआन काफी ज्यादा परेशान होकर शाओलिंग को चेक करने लगा, मगर वो देखता है कि शाओलिंग की बॉडी पर कोई जख्म नहीं है। हालांकि उस एरो से स्पिल हुआ ब्लड इन दोनों की बॉडी पर लग चुका था। वेल इस ब्लड में पॉइजन था या कुछ और ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। हालांकि क्यू कह रहा था कि तुम ये मुकाबला हार चुके हो। इतना कहते साथ ही क्यू की वहाँ पर मौत हो गई और ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।